अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़फ़र खान जेड नाउ टीवी के प्रोग्राम क्या कहता है क़ानून में आपका इस्तकबाल और वेलकम करता हूं। जी हां, आज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अलीफ फाउंडेशन के प्रेसिडेंट एडवोकेट निज़ाम अली हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। हम उनसे चंद बातें हैं, चंद सवालात हैं, उनसे हम जानने के लिए यहाँ पर आए हैं। आपका इस्तकबाल करता हूँ। तो हम एक सवाल पूछते हैं। सवाल पूछने से पहले एक कहावत बहुत मशहूर है, देखा देखी चुल्ला फूकी। ये औरतें बखूबी इस मसले को जानते हैं। मैं अब इस वक्त ज़्यादा नहीं है, इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन हाल ही में एक हादसा हुआ था, एक ख़ुदकुशी हुई थी जो कि आयशा नाम की लड़की ने अपने आप का एक वीडियो बनाकर ख़ुदकुशी की थी। तो इसको एक हादसा समझेंगे हम हमारी नज़र में फ़िलहाल। तो इसको देखकर एक और इसी तरह का वाक़या नज़र आया, वाक़या आपके सामने पेश आया। तो एक ट्रेंड जैसा चलता है वैसा ही एक सामने आया। तो इसी बात को हम यहाँ पर एक सवाल लेकर आए हैं कि लोग देखा देखी तो बहुत जल्दी फॉलो कर लेते हैं, जो कि गलत होता है। अच्छी चीज़ें होती हैं वो फॉलो में नहीं आती हैं, इसकी चीज़ें फिर हमको नहीं मिलती हैं। तो इसी हालात को, इसी दुनिया के इस हालात को मद्देनज़र रखते हुए एक सवाल उठता है कि ये जो हालात नज़र आ रहे हैं, तो ये इसमें कहाँ आपको कमज़ोरी नज़र आ रही है? क्या कहीं कोई क़ानून में कमी आ गई है या फिर तरबियत में तो है? तो इसमें यही हमारा सवाल है आपसे कि ऐसे लोगों के लिए क्या कहता है क़ानून। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जी, जैसा कि आपने बताया कि एक हफ़्ते से जैसा सोशल मीडिया पर एक वायरल पोस्ट चल रहा है एक लड़की का जिसका नाम आयशा है। उसने साबरमती रिवर के पास अपना वीडियो, एक इमोशनल वीडियो बना दिया, एक तरस खाता हुआ एक वीडियो बना दिया और उसने सुसाइड कर लिया। अब देखिए, ये जब वीडियो वायरल हुआ तो कई सारे लोगों ने इसके ऊपर तरस खाया, रहम खाया, बिल्कुल उसके तरफ जो है नरम दिल हो गए। और नरम दिल जैसे हुए तो दूसरे लोगों को इसमें जो है एक शय मिल गई। अच्छा भाई, एक इमोशनल वीडियो बना के सुसाइड कर लिए तो रहम और तरस मिलता क्या? ये इस तरीके से आगे बढ़ के और एक लड़की ने 3 दिन पहले औरंगाबाद की और एक लड़की ने इसी तरीके से वाक़े को अंजाम दिया। उसने भी एक वीडियो बनाकर जो है सुसाइड कर लिया। तो ट्रेंड बनते जा रहा। तो मैं लोगों से भी अपील ये करता हूँ कि जो हरकत वो लड़की ने की है गुजरात की, उसको ज़्यादा जो है तरस खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने भी हराम काम किया। उसके शौहर और उसके ससुराल वालों ने जहेज़ पूछ कर हराम काम किया और साथ ही साथ जो है उसने खुदकुशी कर हराम काम कर लिया। तो दोनों भी हराम हो गया, कोई हलाल हुआ नहीं। अगर उसके शौहर और उसके ससुराल वालों ने जहेज पूछा था तो उसका जवाब सुसाइड नहीं है, उसका जवाब जो है फाइट बैक करना है। यानी उसके ऊपर केसेस कर सकते थे, 498 के केसेस कर सकते थे, डाउरी के केसेस करते थे, ये कर सकते थे। अभी क्यों हो रहा है? अब देखिए, सुसाइड, अटेम्प्ट टू सुसाइड भी एक क्राइम है। 309 आईपीसी का 309 में अटेम्प्ट टू सुसाइड भी एक क्राइम है, उसकी 1 साल की सजा है। मिसाल के तौर पर कोई सुसाइड करने जाता है, अगर पकड़ा जाता है तो उसको जेल हो जाएगी। ऐसा नहीं करे भाई आप सुसाइड कर लिए, वो तो आपके ऊपर हमको तरस आ गया लिहाजा आपको ले जाए घर में बिठा, तो नहीं। अगर अटेम्प्ट टू सुसाइड में पकड़ा जाता है तो उसको जेल है। तो हिंदुस्तानी कानून के हिसाब से भी सुसाइड क्राइम है। ये लोगों का, हमारे हिंदुस्तानियों को समझना चाहिए। ये एक तो एक क्राइम है। दूसरा, जैसा आपने कहा, तरबियत की बात ऐसे ही है कि हिंदुस्तानी मुआशरे में या मुसलमान मुआशरे में कह लीजिए आप कि तरबियत बहुत ही ज़्यादा कम है। तरबियत किस तरीके से कम है? जब दीनी तालीम कम हो जाती है मुसलमान मुआशरे में तो इस तरीके के वाक़यात पेश आते हैं। जैसा आप देखिए, सूद के बारे में कई बार कहा जाता है, मगर कई सारे मुसलमान मौजूद है। जहेज़ के बारे में जुमा के खुतबात में कहा जाता है, वर्कशॉप में कहा जाता है, बयानों में कहा जाता है, मुहिम चलाई जाती है, न्यूज़पेपर में बोला जाता है, मगर होता क्या है? जहेज़ लेने वाले बराबर ले रहे हैं, बयान देने वाले बराबर दे रहे हैं। तो तरबियत की भी यहाँ पर कमी है। अगर आपको वाक़ई जहेज़ नहीं लेने का कुछ आपको फार्मूला बनाना है तो स्ट्रिक्ट लॉ के तहत बनाना होगा इंशाल्लाह। जी, तरबियत तो माँ बाप कोई भी नहीं चाहते कि अपनी लड़की जो होना ख़राब हो जाए, चाहे लड़का जो होना ख़राब हो जाए। यहाँ मैं जहाँ तक समझता हूँ तरबियत तो देते होंगे, लेकिन उस तरह से नहीं हो रही होगी जिस तरह से माजी में लोग देते आ रहे हैं। ये एक सवाल ये हो गया। सवाल एक ये है जहेज़, डॉरी। तो जैसा कि आप देखते हैं, हम भी देखते हैं, शहर हैदराबाद मशहूर है, जायक़े का शहर है। यहाँ लोग आकर धूमधाम से शादियाँ करते हैं, बड़ी ही धूमधाम से शादी हो, तो खा वो अमीर से घराने से हो या फिर मुख्तसर घराने से हो या फिर कोई भी गरीब भी हो जाए, तो वो चाहता है कि मेरी शादी बड़ी धूमधाम से हो, चाहे वो पैसा उसका हो या फिर लड़की वालों का हो या फिर किसी से कर्ज लिया हुआ हो। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर दहेज क्या इस्लाम में जायज़ है या क्या कानून कहता है या फिर इस्लाम कहता है या फिर कोई मज़हब कहता है? कोई भी मज़हब तो ये नहीं कहता है
कि आप किसी पर जुल्म करो या फिर आप किसी का जुल्म सहो, कोई नहीं कहता है। तो ये भी एक तरह का जुल्म है, जहेज़ लेना, जो ज़बरदस्ती डिमांड करके लेना, जैसा कि जोड़ी की रकम भी होती है। तो ये बात कहाँ तक सही है, इसको थोड़ा सा खुलासा समझाएं, ताकि हमारे नाज़रीन जो भी है उसको हम समझते हैं कि एक आदमी भी अगर सुधर गया तो हम समझेंगे हम ये प्रोग्राम में सक्सेस हो गए। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि एक तो माहौल बना हुआ है, गरीब से गरीब आदमी भी ये देखता है कि बहुत धूमधाम से शादी हो जाए, हालांकि अगले 5 साल वो जो है खर्चे में ही क्यों ना जाए, और अगर बाहर दूल्हा है तो 10 साल कमाकर 5 साल कमाकर वो ऐसे 1000 लोगों को खिलाता है वो जिसको वो जानता भी नहीं है। यही है खाना खिलाने के ये जो रस्म व रिवाज चलते हैं। जहेज़ की बारी, जहेज़ अगर आप पढ़ेंगे तो हिंदुस्तानी कानून में जहेज़ क्राइम है। क्राइम किस तरीके से, अगर आप पढ़ेंगे द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, उसके अंदर पूरा बताया गया। सबसे पहले डेफिनेशन दिया गया, व्हाट इज डाउरी। डाउरी का माना शादी के टाइम जो लिया और दिया जाता है सामान, वो उसको जहेज करार दिया गया है। और हिंदुस्तानी कानून में ये जहेज का जो डेफिनेशन है उसमें ये क्लियर लिखा हुआ है कि जो मुसलमान मर्द आदमी शादी के वक्त औरत को जो मेहर देता है, दैट विल नॉट बी काउंटेड एज जहेज। हिंदुस्तानी कानून में शरीयत की भी पाबंदी के बारे में बताया गया, ये हमको समझना चाहिए। अब लोग ये समझते हैं कि जहेज लेना ही क्राइम है। अगर आप द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 का 3 और 4 वाला पॉइंट पढ़ेंगे तो उसमें यह कहा गया है कि जहेज लेना भी क्राइम है, जहेज देना भी क्राइम है। अगर एक इंसान किसी को जहेज देता है तो वो भी क्राइम है, जहेज लेना भी क्राइम है। अगर अब देखिए इस्लामी नुक्ते नज़र से जहेज क्या है, जहेज का डेफिनेशन ये है कि शादी के वक्त लड़की के घर से जो ऐसी चीज आती है जो लड़का इस्तेमाल करता है तो उसका नाम होगा जहेज। यानी फर्नीचर, बिस्तर और गाड़ी, कार, बनियन, कपड़े, ये सब चीजें जो मुतालबा करते हैं, जो भी लड़की के घर से आता है, लड़के के घर को इस्तेमाल करने वाली चीज जो लड़का इस्तेमाल करता है वो जहेज है। अगर शादी के वक्त अगर लड़की का बाप बेटी को 100 तोला सोना दियो वो जहेज नहीं है, 100 एकड़ जमीन दियो वो जहेज नहीं है, 1000 कपड़े दियो वो जहेज नहीं है। ये इससे पहले के शादी के बाद, शादी के वक्त, अच्छा, शादी के वक्त जो चीज लड़की के घर से आती है सिर्फ लड़की के इस्तेमाल को, वो जहेज नहीं है। लड़की को सोना देते वो क्या जहेज है? नहीं है। लड़की को उसके वालिदैन जो है कपड़े देते वो जहेज है? वो नहीं है। जहेज क्या है? फर्नीचर जहेज है क्योंकि वो लड़का भी इस्तेमाल करता है। गाड़ी जहेज है क्योंकि वो लड़का भी इस्तेमाल करता है। कार जहेज है, वो लड़का इस्तेमाल करता है। जो लड़के के इस्तेमाल में चीज आती है उसका नाम है जहेज। लड़की के इस्तेमाल में जो आती है वो जहेज नहीं है। आप लड़की को 100 एकड़ जो है जमीन दे दो, 100 किलो सोना दे दो, 1000 कपड़े दे दो, ये जहेज में काउंट नहीं होगा। उसका दूसरा पहलू ये है कि मिसाल के तौर पर अगर 5 या 4 या 2 महीने के बाद लड़की के घर से लड़के के घर को, लड़के को कोई तोहफा आता है, मिसाल के तौर पर कोई घड़ी दे दिए, तो उसको जहेज नहीं काउंट किया जाएगा क्योंकि वो गिफ्ट है, शादी के बाद वाली चीज। 2 महीने के बाद, अगर 2 महीने के बाद लड़का मुतालेबा करता है तो वो जहेज होगा। गिफ्ट कैसा आता भाई? आप बोले गिफ्ट कैसा आता? सामने वाला अपने दिल से देता, तो घड़ी दिया तो 3 महीने के बाद मर्द आदमी कबूल कर सकता है, दूल्हा कबूल कर सकता है, वो जहेज नहीं, वो गिफ्ट है। अगर मुतालेबा करना शुरू किया तो वो जहेज है। ये पूरा जहेज का डेफिनेशन पहले हमको समझना चाहिए, पहले समझ रहे नहीं जहेज क्या है, उसके ऊपर बेहसरी। उसके अलावा रस्म रिवाज, ये इस्लाम में इसकी कहीं गुंजाइश नहीं है। मेहर देना, अच्छा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में मर्द आदमी औरतें परेशान है, यानी बच्ची के घर वाले परेशान है जहेज देना। अगर आप गल्फ कंट्रीज चले जाइए, वहां पर सऊदी अरब वगैरह चले, वहां पर मर्द आदमी परेशान है क्योंकि वहां पर लड़कियां करोड़ों रुपए का मेहर पूछ रही। तो करोड़ों रुपए का मेहर पूछना भी हराम, एक्सट्रीमिज्म। करोड़ों रुपए का जहेज पूछना भी हराम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीच का रास्ता बताया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सबसे बेहतरीन शादी वो है जिसमें कम खर्च किया जाता हो। ये हमारी दीनी तालीमात है। एक सवाल यहाँ पूछना चाहूँगा, कम खर्च मीन्स क्या खिलाना पिलाने में कमी करना चाहिए या फिर आदमियों में कमी करना चाहिए या फिर किस चीज़ की कमी? यहाँ पे लोगों को थोड़ा यहाँ पे समझाना है क्योंकि कम कुछ और समझते हैं लोग। जी, आप जैसे कि आपने बताया कि हैदराबाद एक ऐसा शहर है जहाँ पर जायका 30-30 डिशें रख रहे, फायदा क्या है? आदमी उतना खाएगा नहीं खाएगा, तो ये इसराफ में काउंट होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कम खर्च कहा तो आप एक खाना सालन पर भी जो है निकाह वलीमा खत्म कर सकते हैं। हाँ भाई, अगर कोई नामवर शख्स है जो भी है, अगर वो देखना चाहता है तो 1-2 डिश खत्म करिए। भाई अब ट्रेंड बन गया 40 डिश। भाई अरे मालूम मेरे दोस्त की शादी में जो 40 डिश थे, ये इसराफ है। आप देखिए कई सारे, अब गाना बजाना, बैंड बारात और नाचने वालों को लाना, सिंगर्स को लाना,
1500 लोगों की दावत करना, ये इस्लाम में इस तरीके से जायज़ नहीं है। इस बात को समझना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में शादी कैसे होती है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी को देखते हैं, उसके वो सहाबी के कुर्ते पर अतर लगा होता है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, उस शख्स का नाम पूछते हैं, ए फला बिन फला, लगता है तुम्हारा निकाह हो गया? तो कहते हैं कि अल्लाह के नबी मेरा निकाह हो गया। का माना वो सहाबी ने वक्त के नबी को भी नहीं बुलाया था। तो ऐसा नहीं है कि हर किसी को बुलाना है, वो खाला को बुलाना है, वो पड़ोसी को बुलाना ज़रूरी नहीं है। निकाह जो है मुख्तसर लोगों में भी हो सकता है, मुख्तसर हालात में भी हो सकता है। ये बात को समझ जाइए। ये जो लोग जो लाविश दावतें करते हैं, मैक्सिमम इनके शादियां फेल होते हैं। तो 2 सवाल थे हमारे। एक और सवाल है। सवाल वो ये है कि हालात जो इस तरह के थे, उससे पहले एक और ऐसे हालात आए थे जो कि एडवोकेट थे, जो कि हाई कोर्ट से उनका ताल्लुक़ था, वो वहाँ पर अच्छे पैमाने पे थे वो। उसके बाद एक ऐसी हादसा पेश आया। तो क्या लगता है कि यहाँ पर आप हम जैसे लोग, जैसे कि आप लोग जो क़ानून की हिफाजत करते हैं, तो ऐसे लोग भी महफूज नहीं हैं, तो इसमें ऐसी जगहों पर क़ानून क्या कहता है? देखिए, महफूज नहीं है जो आप बोल रहे हैं कि चाहे वो एडवोकेट हो चाहे आम इंसान हो, जान तो जान है सबकी। खैर, एडवोकेट की एक अलग अहमियत बताकर कहा जाता है, चाहे एडवोकेट हो, जज हो, पुलिस ऑफिसर हो, पॉलिटिशियन हो, आम आदमी हो, जान तो हर किसी की जान है, सबकी जान प्रोटेक्ट होनी चाहिए। राइट टू लाइफ सबके लिए है। अब जैसा कि आप एडवोकेट साहब की बात की हैं, तो यही हम गवर्नमेंट से और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से और बार काउंसिल ऑफ तेलंगाना से यही गुजारिश कर रहे हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है इसको मजबूत किया जाए। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ, कानून हर चीज़ का है, हर चीज़ का कानून है, मगर उस पर अमल नहीं होने की वजह से मुआशरे में क्राइम होता है, मुआशरे में बिगाड़ तब होता है जब कानून का एप्लीकेशन नहीं होता है। इस्लामी नुक्ते नज़र से यही है कि जब आप इस्लाम पर नहीं अमल करेंगे तभी तो क्या होगा, तभी तो बुराइयां फैलेगी। सूरह निसा सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 29 में अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया कि अपनी जानों को मत मारो, अपने आप को मत मारो, अपने आप को तकलीफ मत दो, सुसाइड मत करो। अगर वो गुजरात वाली लड़की को इस आयत का पता होता तो क्या वो हरकत करती? सही बुखारी हदीस नंबर 5778, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो पहाड़ से कूदकर जान देगा, जो अपने आप को जहर खाकर मार लेगा, जो अपने आप को गोली से या छुरी से मार लेगा, ये सब चीज़ें उसको क़यामत के दिन जो तकलीफ देगी, यानी सुसाइड हराम है। अगर वो लड़की को ये हदीस का पता होता तो क्या सुसाइड करती? का माना ये है कि जब इल्म नहीं है, जब अल्लाह की कुरान को नहीं पढ़े, अल्लाह की शरीयत को नहीं पढ़े, तो ये बुरे काम करते हैं। उसके अलावा इंडियन नेशनल यानी हिंदुस्तानी होने के नाते हमको कानून मालूम होना चाहिए, बेसिक राइट्स क्या है, हमारे राइट्स क्या है और हमारे हुकूक क्या है। हमारे ये राइट्स जब तक नहीं मालूम होंगे तो ऐसे ही मुआशरे में बुराइयां फैलेंगे। एडवोकेट साहब की जैसे कि आपने बात कही, मैं इससे पहले के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और मीडिया से यही कहता आया हूं कि वकीलों को, एडवोकेट्स को सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए आप एक रिवॉल्वर जो गवर्नमेंट की तरफ से हो या फिर बार काउंसिल इंडिया की तरफ से हो, एक रिवॉल्वर का लाइसेंस्ड रिवॉल्वर उनको दीजिए ताकि हम हमारा प्रोटेक्शन करें। क्योंकि हम जो है हमारे केसेस के सिलसिले में हम क्रिमिनल से मिलते हैं, हम अच्छे बुरे सब लोगों से मिलते हैं, तो कब क्या अटैक हो जाए, हमारी जान चला गया, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट से भी मुतालिबा यही है और BCI से भी मुतालिबा यही है, बार काउंसिल ऑफ तेलंगाना से भी मुतालिबा यही है कि हमारे प्रोटेक्शन के लिए हमें इस तरीके से काम करने की इजाज़त दीजिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, वरना हम आपको सुनने में कभी आगे पीछे नहीं हटेंगे। जब आप कहते हैं तो हर कोई सुनना चाहता है, क्योंकि आपके अल्फाज, आपके अंदाज, आपका जो कहना होता है बिल्कुल ही सही होता है। एक माने में ऐसा लगे कि अगर आप कोई गलत आदमी है, इनके साथ अगर 1 घंटा अगर बैठ जाए तो वो सीधा होकर यहाँ से जाएगा। और इंशाल्लाह इसी तरह से जैसा कि मैं कह रहा हूँ वो आप लोग भी सुन रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि हम में से अगर कोई भी 1-2 आदमी भी इसको समझ लें तो मैं समझता हूं कि वो किसी और को समझेंगे, वो किसी और को समझेंगे, तो इंशाल्लाह हमारे इस प्रोग्राम की कामयाबी हो जाएगी। जिस तरह से ख़ुदकुशी करना बिल्कुल ही हराम है, जिस तरह आपको यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन होके यानी परेशान होके ना आप अपने घर वालों के होते हैं ना ससुराल वालों के होते हैं, तो उसी तरह मरने के बाद भी आप ना घर के ना दुनिया के रहेंगे, ना ऊपर आसमान में ना दोज़ख के ना जन्नत के कहीं के नहीं रहेंगे। बस आप ता-क़यामत शायद बस यूँ ही अधूरे रह जाएंगे। तो आपकी वो क्या ज़िंदगी, जो इस ज़िंदगी में आपने अगर लड़ना सीख लिया होता, आपने अगर अपने आप को यानी कि बर्दाश्त करना सीख लिया होता, फ्रस्ट्रेशन ही होता है जो आदमी को जो परेशान करता है। और ऐसे में कुछ लोग होते हैं जो आपको भटकाते हैं, तो वो भटकने से आप और हमको बचना ज़रूरी है। अल्लाह से दुआ है कि इन सबको इस चीज़ की हिदायत दे, ऐसे काम ऐसे वक्त इसके सामने ना आए। तो ज़्यादा और अपडेट्स के लिए, इसी तरह के प्रोग्राम्स के लिए आपके अपने मनपसंद चैनल देखते रहिए ZNow TV। ZNow TV के इस प्रोग्राम में जो क्या कहता है कानून, इस प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी, तो देखते रहिए ZNow TV, यही सच है। अल्लाह हाफिज़।